बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल कर लिया और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मौजूद तमाम टॉपिक्स हमने पढ़ लिए सिवाय एक टॉपिक के, और वो था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने छोड़ दिया क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में फोटोसिंथेसिस को तफसील से पढ़ा जाएगा, तो वो टॉपिक हम वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस थी, तो हमने ये ज़रूरत महसूस की कि अब चैप्टर नंबर 2 को एक बार समराइज़ किया जाए और आपके सामने इख्तिसार से तमाम टॉपिक्स को पेश कर दिया जाए, क्योंकि इस पर तकरीबन हमारी कोई 14-15 क्लासेस हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि उसमें जो जो टॉपिक्स थे उनको मुख्तसरन आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें और आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो आज की क्लास का कोई मखसूस टॉपिक नहीं है, बल्कि आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमने किस मौजू पर गुफ्तगू की थी? सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। सेल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में, या सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने गुफ्तगू की थी। सेल के बारे में आप पहले भी जानते हैं और हमने आपको बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल से। यानी सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या कहा मैंने? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या मतलब वो इसका? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी तमाम लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी होती हैं। उसमें से कुछ लिविंग थिंग ऐसी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। दोबारा सुने, यूनिसेलुलर। और उसमें से कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो मल्टीसेलुलर होती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं सेल के लिहाज से, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं? यूनिसेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ वन सेल। ऐसी लिविंग थिंग्स जो सिर्फ एक सेल से बनी हो या एक सेल पर मुश्तमिल हो, उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग थिंग्स जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ऐसी लिविंग थिंग्स जो एक से ज्यादा या बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हो, उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने बात की थी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की एग्जांपल्स। यूनिसेलुलर की एग्जांपल आपकी किताब में जो मौजूद है वो है अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नजर आ रहा है आपको? ये अमीबा होता है, ये पूरा एक सेल है और एक ये लिविंग थिंग है, पूरा एक जानदार है, जिसको आमतौर पर जानवरों में शुमार किया जाता है क्योंकि इसका सेल जानवरों जैसा होता है। और इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मिसालें जैसे बैक्टीरिया, वायरस। वायरस का नाम आजकल बहुत ज्यादा सुना हुआ ना आपने? आजकल कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आपका स्कूल भी बंद है। तो ये कोरोना वायरस, ये भी यूनिसेलुलर है। तो बैक्टीरिया और वायरस, ये सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। हमने आपको 3 एग्जांपल्स बता दी हैं, अमीबा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। मल्टीसेलुलर की एग्जांपल आप खुद हैं, यानी ह्यूमन। और इसके अलावा जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स वगैरह आपको नजर आते हैं, वो तमाम क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं या बहुत सारे सेल से बने होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल क्या होता है, और हमने आपको बताया था कि तमाम सेल्स में 3 बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तमाम सेल के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी सेल हो। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 न्यूक्लियस। तमाम सेल्स में कौन से 3 स्ट्रक्चर कॉमन है? नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3
न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कि इन तीनों के बारे में तफसीलात भी आपको बताई गई थी, याद है? अगर याद ना आए तो वीडियोस में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म में हमने और कुछ चीजें पढ़ाई थी कि साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स में हमने 4 ऑर्गेनील्स आपको पढ़ाए थे। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 4 वैक्यूल, वैक्यूल। पिक्चर्स आपको नजर आ रही है? ओके, तो ये सेल का स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सेल के पार्ट्स हैं। और ये जो नाम लिखे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, ये वो ऑर्गेनील्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ा था, याद आया? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था कि प्लांट सेल कैसा होता है और एनिमल सेल कैसा होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलर चीजें क्या हैं, एक जैसी चीजें क्या हैं, और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, यानी दोनों में फर्क क्या है। याद आया? ये इमेजेस में आप देख रहे होंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी प्लांट के सिस्टम्स के बारे में। प्लांट के सिस्टम में हमने 3 सिस्टम्स के बारे में गुफ्तगू की थी। नंबर 1 रूट सिस्टम, नंबर 2 शूट सिस्टम एंड नंबर 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और रूट सिस्टम में हमने आपको रूट्स के बारे में बताया कि रूट्स प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है, और उसके साथ साथ हमने आपको रूट्स के पार्ट्स भी बताए। रूट्स के पार्ट में हमने आपको बताया था रूट कैप एंड रूट हेयर। उसके बाद रूट्स की टाइप्स आपको बताई गई, 2 तरह की रूट्स आपको पढ़ाई गई। नंबर 1 टैप रूट एंड नंबर 2 फाइब्रस रूट्स। टैप रूट के बारे में आपको बताया गया था कि टैप रूट ऐसी रूट को कहते हैं जो दरमियान में सेंट्रल एक मोटी सी जड़ होती है, याद आया? और फाइब्रस रूट के बारे में आपको बताया गया था जब एक ही वक्त में बहुत सारी पतली पतली धागा नुमा, फाइबर नुमा जड़ें निकल आएँ, तो उन्हें बहुत सारी जड़ें निकल आएँ तो उन्हें क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट। और उसकी मिसालें भी आपको दी गई थी। फिर उसके बाद हमने रूट का काम भी आपको बताया था। वैसे तो आप प्रेप क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा भी बताया था। क्या होता है रूट का काम? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और प्लांट को ज़मीन में फिक्स करना, याद आया? फिर उसके बाद हमारी गुफ्तगू हुई थी प्लांट के शूट सिस्टम के बारे में। शूट सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया, और उसमें ये बताया कि शूट का या स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस पर नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, और उस पर बर्ड्स होती हैं, लीव्स होते हैं, याद आया? ये तमाम बातें हमने आपको बताई थी। और उसके बाद हमने आपको स्टेम का काम भी बताया था। फिर उसके बाद हमने गुफ्तगू की ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट के बारे में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट जो है वो वेस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है या वेजल्स पर मुश्तमिल होता है, और उसमें हमने 2 स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ आपको पढ़ाए थे जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। क्या नाम थे उसके? नंबर 1 जाइलम एंड नंबर 2 फ्लोएम। जाइलम किस तरह के होते हैं और उसके अंदर मेन एलिमेंट क्या है? हमने आपको बताया था कि जाइलम ब्लड सेल से बनी होती हैं जिनको वेजल्स कहते हैं। और जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है प्लांट जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है रूट के ज़रिए, उन्हें लीव्स तक पहुंचाना, जहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर उसके बाद हमने आपको फ्लोएम के बारे में पढ़ाया। फ्लोएम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, थिन वॉल ट्यूब्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सीव्स ट्यूब्स, याद आया? और सीव्स ट्यूब्स किस तरह की होती हैं ज़रा देखिए आप इमेजेस में, ओके, नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद हमने आपको फ्लोएम का काम बताया। फ्लोएम का काम क्या था? फ्लोएम का काम होता है
कि फ्लोएम टिश्यूज़ लीव्स में जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, जो ग़िज़ा तैयार होती है, उसे प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम। ठीक है, फ्लोएम का क्या काम है? जो प्रिपेयर फूड है, लीव्स में जो ग़िज़ा तैयार होती है, उसे प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। तो प्लांट के बारे में हमने ये 3 सिस्टम्स के बारे में गुफ्तगू की थी। फिर उसके साथ एक टॉपिक और भी हमने आपसे डिस्कस किया था प्लांट के बारे में, और वो था ट्रांसपायरेशन। याद आया? लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और प्लांट में ये काम किसके ज़रिए होता है? स्टोमाटा के ज़रिए होता है। स्टोमाटा क्या होते हैं? बहुत बारीक बारीक ये पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जो बड़ी तादाद में लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, और इनके ज़रिए ट्रांसपायरेशन का काम होता है, यानी वाटर वेपर इनसे रिलीज़ होते हैं, आबी बुखारात इनसे खारिज होते हैं। तो ये ट्रांसपायरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, और ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस भी आपको बताई थी। याद आया? ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस का हमने आपको बताया था कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट को समर में कूल रखने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। याद आया? और उसी की वजह से, यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ट्रांसपायरेशन की वजह से जब पानी ऊपर से रिलीज़ होता है, खारिज होता है, तो नीचे से मौजूद पानी बग़ैर किसी मशीन के ऊपर तक पहुंचता है, लीव्स तक पहुंचता है, जहां उससे फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। याद आया? तो प्लांट के बारे में हमारी ये गुफ्तगू हुई थी, और फिर उसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में गुफ्तगू की थी। तो अब एक रिव्यू की क्लास में हमने आपको सेल्स के बारे में बताया, और सेल की बुनियाद पर जो ऑर्गेनिजम्स की टाइप है उसके बारे में बताया, फिर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और उसके बाद हमने आपको प्लांट के सिस्टम्स के बारे में बताया। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हमने जो 4 सिस्टम्स पढ़े थे उसका भी एक मुख्तसर रिव्यू पेश करेंगे, वो थी जामे अंदाज में, ताकि उसको देखकर आप रिवाइज भी हो जाए थोड़ा सा, और अच्छी तरह चीज़ें आपको जहन नशीन हो जाएं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।